हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूनिटी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जान रहे हो कि हम लोग एसएससी के बदले हुए पैटर्न पर कुछ क्लासेस कर रहे हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने एक्ट ऑफ 1919 का एक्ट पढ़ा था और उसके बाद 1919 के एक्ट के बाद कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। असहयोग आंदोलन चला, नमक सत्याग्रह हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए। तो इसी कारण से इंग्लैंड की सरकार को भारत के लिए एक नए संवैधानिक सुधार की ज़रूरत पड़ी। तो उसी पृष्ठभूमि में 1935 का एक्ट पास किया गया। तो आज हम लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे कि ये क्या था। तो 1935 के एक्ट में भी कहा गया कि भारत का शासन इंग्लैंड के कंट्रोल में रहेगा, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अर्थात भारत मंत्री के माध्यम से चलाया जाएगा। उस समय मिस्टर लॉरेंस डुंडास भारत मंत्री होते थे। लेकिन 1935 के एक्ट से कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव हुए। भारत मंत्री की काउंसिल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की काउंसिल में बदलाव किया गया। अब उसकी संख्या 15 से घटाकर 6 कर दी गई और वह अब केवल एक एडवाइजरी बॉडी रह गई। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को, ध्यान से सुनिएगा, भारत मंत्री को अर्थात सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड बर्मा कहा जाने लगा, क्योंकि अब जानते हैं कि 1935 के एक्ट से ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो इसी कारण से अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को बर्मा का भी प्रभार दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है परीक्षाओं में, ध्यान में रखिएगा। इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए और इसमें 6 मेंबर रखे गए, जिसमें 3 भारतीय होते थे। 1935 के एक्ट से केंद्रीय विधायिका, जिसे हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव कहते हैं, उसमें बड़े बदलाव हुए। आपको ध्यान में होगा, अगर आप इसे कंटिन्यू सुन रहे हैं, तो हम लोग बात कर चुके हैं कि 1909 में जो एक्ट आया था उसके माध्यम से केंद्रीय विधायिका में सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई थी। इसे आज के परीक्षाओं के लिए आप मामूली डेटा मत समझिए, सीधा आपको पूछ देता है सदस्य संख्या कितनी थी। तो 1909 के एक्ट से केंद्रीय विधायिका में सदस्य संख्या 60 हो गई थी, आप ये पढ़ चुके हैं। और उसमें 32 एडिशनल मेंबर थे, जिसको गैर सरकारी कहते थे, और 28 सरकारी सदस्य थे। फिर उसके बाद आपने पढ़ा था कि 1919 के एक्ट से बाई कैमरल हाउस बना, द्विसदन की व्यवस्था हुई। केंद्र की विधायिका में उच्च सदन एवं निम्न सदन बना। तो उसी क्रम में 1935 के एक्ट में केंद्रीय विधायिका में सेंट्रल लेजिस्लेटिव में परिवर्तन किए गए, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल अर्थात उच्च सदन में 375 सदस्य रखे जाने लगे और काउंसिल ऑफ स्टेट अर्थात उच्च सदन में सदस्यों की संख्या 260 हो गई। और इसी एक्ट में कहा गया कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगा, एक ऑल इंडिया फेडरल गवर्नमेंट बनेगी, जिसमें ब्रिटिश इंडिया के सभी प्रांत शामिल होंगे और चीफ कमिश्नरी प्रांत शामिल होंगे। तो यहाँ पर चीफ कमिश्नरी आज के यूटी की तरह कुछ मिलता था। उस समय चीफ कमिश्नरी ABCD थे, ऐसे याद करना। A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग जो कि भी कर्नाटक में है, और D फॉर दिल्ली। तो वो चीफ कमिश्नरी प्रांत
ब्रिटिश इंडिया के सभी प्रांत और देसी रियासतों के मिलने से एक फेडरल स्टेट बनाया जाएगा, जिसका मुखिया भारत का गवर्नर जनरल होगा और भारत का अपना एक प्रधानमंत्री हो जाएगा। लेकिन देसी रियासतों ने इस प्रस्तावित फेडरल स्टेट में शामिल होने से मना कर दिया, क्योंकि यदि वे एक बार शामिल हो जाते तो फिर उन्हें वापस निकलने का अधिकार नहीं था। सो इस कारण से उन्होंने प्रस्तावित फेडरल स्टेट में शामिल होने से मना कर दिया। सो इसी कारण से वो फेडरल स्टेट कभी बन ही नहीं पाया। अभी हम लोगों ने बात किया था कि केंद्रीय विधायिका, जिसे केंद्र का सदन कहा जाता था, उसमें उच्च सदन में 375 सदस्य थे और उच्च सदन में 260 सदस्य थे और निम्न सदन में 375 सदस्य थे। तो उच्च सदन में 260 सदस्यों में से 104 सदस्य भारत के देसी रियासतों से आते थे और बाकी 156 सदस्य ब्रिटिश इंडिया के प्रांतों से आते थे। उसी तरह से निम्न सदन में जो 375 सदस्य थे, उनमें से 250 सदस्य ब्रिटिश इंडिया के प्रांतों से थे और 125 सदस्य देसी रियासतों से थे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बदलाव क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो केंद्र की विधायिका है, उसका नाम फेडरल असेंबली कर दिया गया। और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि किस एक्ट के अनुसार केंद्र की विधायिका का नाम फेडरल असेंबली रखा गया, तो 1935 के एक्ट से रखा गया। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ जो कि अधिकारों से संबंधित था। जैसे कि आपने 1919 के एक्ट में पढ़ा था कि 1919 के एक्ट के द्वारा ब्रिटिश इंडिया के विभिन्न प्रांतों को संवैधानिक शक्तियाँ दी गई, मतलब कि उनके लिए सब्जेक्ट बनाए गए कि हाँ, आपका इस सब्जेक्ट पर अधिकार रहेगा, आप इस पर कानून बना सकते हो। तो आपने लास्ट क्लास में सुना था कि केंद्र का लिस्ट था और राज्यों का लिस्ट था। 1935 के एक्ट के द्वारा एक तीसरा लिस्ट बनाया गया जिसे कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में समवर्ती सूची कहते हैं। तो 1935 के एक्ट से सेंट्रल लिस्ट में 59 सब्जेक्ट थे, कॉन्करेंट लिस्ट अर्थात समवर्ती सूची में 36 विषय थे और स्टेट लिस्ट में, प्रांतीय लिस्ट में 54 सब्जेक्ट थे। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपसे एक एग्ज़ाम में पूछ देता है कि पहली बार कॉन्करेंट का कॉन्सेप्ट किस एक्ट से आया, तो 1935 के एक्ट से कॉन्करेंट का कॉन्सेप्ट आया था। साइमन कमीशन ने सुझाव दिया था कि प्रांतों में जो डायरकी लगा हुआ है, द्वैध शासन लगा हुआ है, उसे हटा करके केंद्र में लगा दिया जाए। तो 1935 के एक्ट से केंद्र में डायरकी लगाया गया, केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। तो इस तरह से सेंट्रल लेवल पर 2 लॉ मेकिंग बॉडी बन गई। एक तो गवर्नर जनरल हो गया, भारत का गवर्नर जनरल जो रिजर्व सब्जेक्ट पे कानून बनाता था, और दूसरा केंद्र में भारत का गवर्नर जनरल प्लस भारतीय मंत्री, ये दोनों मिल करके कानून बनाते थे। तो विषय 1 अधिकार 2, तो इसको हम डायरकी बोलते थे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था। उसी समय अवशिष्ट शक्ति, रेसिडरी पावर का कॉन्सेप्ट लाया गया। आप जानते हो कि अभी भी हमारे संविधान में इस बात का जिक्र किया गया है कि यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के अलावा यदि कोई नया सब्जेक्ट आ जाता है तो उसे अवशिष्ट कहते हैं और उस पर कानून बनाने का अधिकार हमारे भारत की संसद को होगा। जैसे साइबर क्राइम का जिक्र किसी भी लिस्ट में नहीं किया गया है, ना तो केंद्र की लिस्ट में, ना तो राज्यों की लिस्ट में और ना ही
कॉन्करेंट में। तो साइबर क्राइम को अवशिष्ट शक्ति बोलते हैं और वो उस पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है। तो उसी तरह से 1935 के एक्ट में अवशिष्ट शक्तियों का जिक्र किया गया और कहा गया कि उस पर कानून बनाने का अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को होगा। 1935 के एक्ट से और कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे। इनको थोड़ा आप अच्छे से सुन लीजिए, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने में हेल्प मिलेगा। तो 1935 के एक्ट से सिंध को बम्बई से अलग कर दिया गया। सिंध एक नया प्रांत बना। इसी तरह से इसी एक्ट से उड़ीसा को बिहार से अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया और 1935 के एक्ट के अनुसार ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसका सुझाव साइमन कमीशन ने भी दिया था और 1937 ईस्वी में बर्मा भारत से अलग हुआ था, ये ध्यान में रखना। उसी तरह से इसी 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग एक फेडरल कोर्ट बनाया गया, एक संघीय न्यायालय बनाया गया जो कि 1937 में बना था और इसके पहले चीफ जस्टिस मॉरिस गायर थे। इस एक्ट के द्वारा यूपी अर्थात यूनाइटेड प्रोविंस, बंगाल, मद्रास, बिहार, सिंध और बम्बई, यहाँ की जो विधायिका थी उसे बाई कैमरल बनाया गया। यहाँ पर द्विसदन की व्यवस्था की गई थी और इसी एक्ट के द्वारा यूनियन रेलवे का गठन किया गया, संघीय रेलवे बना और इसी एक्ट के द्वारा 1936 में प्रांतीय विधायिका के चुनाव हुए। इसमें लगभग 3 करोड़ वोटर थे जिसने अपनी सरकार को चुना। कांग्रेस ने 7 राज्यों में अपनी सरकारें बनाई। उस वक़्त राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते थे उन्हें प्रधानमंत्री कहते थे। जैसे बिहार के प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा बने, उसी तरह से पंजाब के प्रधानमंत्री सिकंदर हयात खान बने, बंगाल के प्रधानमंत्री फजलुल हक बने। वे कृषक प्रजा पार्टी के थे और उन्होंने मुस्लिम लीग की सहायता से सरकार बनाया था। इसी तरह से यूपी के प्रधानमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत बने। तो उस वक़्त ब्रिटिश पीरियड में राज्यों में जो मुख्यमंत्री बने थे 1935 के एक्ट के द्वारा जो मुख्यमंत्री बने थे तो उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। और कांग्रेस की सरकारों ने लगभग 28 महीने तक शासन किया और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिना कांग्रेस से सलाह किए भारत को युद्ध में शामिल कर दिया। इसी कारण से सभी कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था। 1935 का एक्ट वर्तमान भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। इसमें 10 शेड्यूल, 14 भाग और 321 सेक्शन थे। ये एक बहुत ही वृहत दस्तावेज है। आप इसे ऐसा नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं परीक्षाओं के लिए। वर्तमान भारत के संविधान में इसका बहुत ही गहरा प्रभाव है और बहुत सारी बातों को तो 1935 के एक्ट में जो लिखी गई हैं उसको एज यूजुअल ले लिया गया है क्योंकि वो हमारे अनुकूल था। तो इस एक्ट से संबंधित बेसिक बातों को पहले आप एक बार स्टडी कर लो। ना समझ में आए तो अपने संबंधित शिक्षक से पूछने की कोशिश करिए, अपने स्टडी ग्रुप में पढ़िए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए।
अगले क्लास में हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पढ़ेंगे और उसके बाद प्राचीन भारत का कुछ टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो परीक्षाओं में लगातार पूछा जा रहा है। तो शॉर्ट वीडियो में शॉर्ट टॉपिक बना करके उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ते रहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाते रहिए, स्टडी ग्रुप में डिस्कशन करते रहिए। गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।